आई होप आपकी एमआरएस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। G20 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो G20 का ये टॉपिक है, तो आप करंट इवेंट में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएस वाले सेक्शन में, या आपसे असर्शन रीजन में क्वेश्चन को जोड़ करके पूछा जा सकता है, चाहे इकोनॉमी वाले बच्चे हैं चाहे ये हिस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि इमेज के ऊपर काफी हद तक डिस्प्ले हो रहा है कि G20 वाला जो आपका इस बार सबमिट हुआ है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है। ये इमेज इसलिए मैंने लगाई है ताकि कम से कम आप G20 के नाम से इसको काफी हद तक ध्यान में रख पाए कि साउथ अफ्रीका में G20 2025 का इस बार होने वाला है। जब ये वीडियो आपको जाएगी तो साउथ अफ्रीका में 2025 का ये G20 अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके क्या रिलेवेंस है, क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है और आपको G20 के बारे में क्यों जानना चाहिए। बिकॉज अगर आप इकोनॉमी पढ़ के जा रहे हैं जनरल सेक्शन से, जीएस वाले पार्ट से, तो G20 से क्वेश्चन आपसे जोड़ करके पूछ सकते हैं कि G20 है क्या, कौन कौन से देश शामिल हैं और क्यों जरूरत है G20 जैसे देशों को साथ में मिलकर के काम करने की। तो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं ये भी जानेंगे। समय की कमी के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं ताकि आप समय की बचत के साथ साथ अपने नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर सकें। आपको कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल होगी बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल में फाइल सेक्शन में। तो चर्चा में क्यों है पहले ये जान लेते हैं। देखिए 2025 का जो आपका G20 शिखर सम्मेलन है ये 22 और 23 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो आपको पहले अवेलेबल होगी तो अभी नवंबर लास्ट में ये होगा और 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। और ये जब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जानने में काफी हैरानी होगी कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई अफ्रीकी देश इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, कोई अफ्रीकी देश पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि 2024 वाला G20 कहाँ हुआ था या किस देश ने उसकी मेजबानी की थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इस वर्ष G20 की अध्यक्षता करेगा और सबसे जो जरूरी चीज यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है, तीन चार चीजें ध्यान में रखें। सबसे पहली बार इसको कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेजबान कौन कर रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, साउथ अफ्रीका। नंबर 2 जोहान्सबर्ग में हो रहा है। 22-23 नवंबर डेट नहीं पूछेगा आपसे, ईयर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, या और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, फीचर कह लीजिए, ठीक है, या एम कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, है ना। आयोजित होने वाला सबसे पहला G20 शिखर सम्मेलन है ये, सबसे पहला है, वन ऑफ द है। अगर सबसे पहले पूछता है कि कौन से देश ने सबसे पहली बार मेजबानी की है तो साउथ अफ्रीका आपको मार्क करना है। चर्चा का विषय क्या है ना। चर्चा का विषय है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो हम यहाँ पर हमेशा जो 17 गोल्स को डिस्कस करते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमेशा काम करते हैं कि आपके वैश्विक आर्थिक स्थिरता क्या है और सतत विकास में किस तरीके से ये भूमिका जो है रोल प्ले कर रही है, भूमिका अदा कर रही है। पूरे देश को अगर पूरे विश्व को अगर आप देखेंगे तो दो ही चीजें यहाँ पर जरूरी काम करती हैं। एक यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर आपके किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में या रीजन में, या अगर हम एक फैमिली यूनिट से भी स्टार्ट करते हैं, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपके किसी भी तरीके की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो सतत विकास, हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों बात करते हैं, क्योंकि जब आप 17 गोल्स को देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करना, फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स के लिए काम करना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या पार्ट्स हो सकते हैं। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं चैलेंजिंग काम भी करते हैं। चुनौतियां इसलिए है क्योंकि बहुत मुश्किल हो पाता है कि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सस्टेनेबल तरीके से, स्थिर तरीके से किसी भी इकोनॉमी को आगे लेकर के जाना। और मेजर गोल्स को चैलेंज सबसे बड़ा है क्योंकि अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो मोर ओवर 60% से ज्यादा यूथ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। उसके साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जॉब सेक्टर की बात करें, या इन्फ्लेशन रेट की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो ये तीन चार ऐसे बेसिक चैलेंजेस होते हैं जो कि आपको किसी भी देश को रन करने के लिए या डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज को आगे लेके जाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो G20 का काम यहाँ पर
आपस में जुड़ करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना है। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि कोई भी देश जब किसी भी आपदा से जूझता है तो दूसरा देश हमेशा उसकी सहायता के लिए खड़ा होता है ना। और कहीं न कहीं ये एक 1 टू 1 कह सकते हैं कि एक हेल्पफुल मोड है या सहयोग है, जिससे आप किसी भी देश को अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसके चैलेंजेस से उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे कि व्हाट इज G20 है क्या, समिट है क्या, G20 का नाम इसको दिया क्यों गया है। आप यहाँ पर अलग अलग फ्लैग्स को देख सकते हैं और हिंदुस्तान का भी फ्लैग बिल्कुल आपको नजर आना चाहिए यहाँ पर। और G20 में हिंदुस्तान की अपनी एक बेहतर और अलग भागीदारी भी है, और इस भागीदारी में किस तरीके से हिंदुस्तान ने अलग अलग देशों का जो है सहयोग किया है, चाहे वो किसी सेफ्टी पर्पज से किया हो, चाहे वो किसी आपदा में रह करके किया हो, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये एक पॉजिटिव चैलेंज भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो यहाँ पर है, अगर है तो किस रो में और किस नंबर पे है। ठीक है। G20 है क्या। ठीक है। G20 की अगर बात करते हैं तो 19 देशों और यूरोपीय संघ, यूनाइटेड जो हमारा यूनियन है उसकी बात कर रहे हैं, अनौपचारिक समूह है इसका, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधित्व तो शामिल होते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं 1919 में आपसे ये जीएस वाले सेक्शन में पूछ सकता है कि सबसे पहले कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1919 में कई विश्व आर्थिक संकटों से प्रतिक्रिया में की गई थी, जूझ रहे थे। इसके बाद कुल मिलाकर के G20 जैसे देशों का निर्माण किया गया, जिसमें बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और बहुत सारी जो है डेवलप कंट्रीज हैं। डेवलपिंग बिल्कुल जो अभी डेवलपिंग वाले फेज में विकास कर रही हैं, डेवलप बिल्कुल जो अभी विकास कर चुके हैं, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, जिसमें 3-4 कंट्रीज का नाम हमेशा पॉपुलैरिटी के साथ लिया जाता है। लेकिन अगर G20 के पूरे कंट्रीज का नाम देखें, क्योंकि कई बार आपसे सवाल पूछते हैं कि इसमें से कौन सा वाला कंट्री जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं करता है G20 में, तो उसको भी देखेंगे कौन कर रहा है। तो अर्जेंटीना कर रही है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया बिल्कुल है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, कोरिया। ठीक है। कोरिया रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पहली बार 2025 में इस बार मेजबानी करेगी G20 की। टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, साउथ राज्य जो यानी इनकी जो आपका यूएस यूरोपीय संघ है। ठीक है। और 95% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जो हम जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं, इनका पेटेंट है। पेटेंट का मतलब होता है कि पूर्ण तरीके से आधिकारिक जो किसी भी अथॉरिटी की हम बात करते हैं, और 85% यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार काम करता है, 70% पूरी की पूरी जो दुनिया की आबादी, और 65% का जो हिस्सा है वो पूरी की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो इसका रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। G20 कुल मिलाकर के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों यानी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं आपके, जैसे हम बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में कितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, या फिर कोई भी देश अपने किसी भी इकोनॉमिक बैक स्टेप से अगर जूझ रहा है, वैश्विक वास्तुकला की बात करते हैं, और शासन को आकार देने की बात करते हैं। क्योंकि जब तक इकोनॉमी आपके पास नहीं है, किसी भी देश को आगे बढ़ाना, लेकर के जाना मुश्किल है। We always said that economy always a part of a backbone of any country। तो बैकबोन की जब बात करेंगे, रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर G20 जैसे देश आपस में मिलकर के सहयोग करके कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं, ताकि देश को कहीं न कहीं जो भी सेटबैक्स आ रहे हैं उनको आगे लेकर के जाया जा सके। अगर मैं राउंड फिगर करूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दरअसल है क्या। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके एजुकेशन से लेके फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका इन्फ्लेशन रेट, आपकी जीडीपी, या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपका यूथ कैसे काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर के हमारे पास अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी चीजें नहीं है, तो आप किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को, किसी भी रीजन को आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। उस इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए, आगे ले जाने के लिए G20 जैसे कंट्रीज का आपस में पार्टिसिपेशन है। जब आप पूरी G20 की इस कंट्रीज को देखेंगे, तो आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो डेवलप कंट्रीज से पार्टिसिपेशन करती हैं, हिंदुस्तान जैसे या फिर अदर कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो, जो कि विकास
कर रही हैं, लेकिन विकासशील कंट्रीज से अभी भी बिलोंग कर रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि कुल मिलाकर के उनका जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं G20 में इन्वॉल्व है। और ये विकासशील कंट्रीज भी चाहती हैं कि पूरी तरीके से डेवलप कंट्रीज की तरफ आगे हाथ बढ़ाएं और उनके लिए ये काम भी करें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि सहयोग को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही G20 कंट्रीज का जो है शुरुआत हो गई थी। कोई भी जब चीज बनती है, चाहे वो यूनिफिकेशन की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, या टीम लीडिंग की बात करते हैं, तो वो डे वन से स्टार्ट होता है। तो शुरुआती दिनों में जब हम बात करते थे तो हम सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर G7 कंट्रीज ही इन्वॉल्व थी। लेकिन कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा ह्यूमन बींग है या चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है जो कि नहीं चाहता है कि हमारी कंट्री में किसी भी तरीके की इकोनॉमिक आपदा आए और पूरी पॉपुलेशन इससे जूझे। इसलिए इसको हटाने के लिए और इस लड़खड़ाते हुए अव्यवस्था को आगे की तरफ लेकर के जाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम बात करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट करके बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, 3 सामाजिक आर्थिक प्रणालियां यहाँ पर काम करती हैं, G7, चाइना और रशिया, और भारत और अन्य संयुक्त रूप से वैश्विक एजेंडा निर्धारित करेंगे। ये इनका एक अपफ्रंट से होता है पार्टिसिपेशन, जो हम G7 की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर यूक्रेन की बात करते हैं, वित्त प्रतिद्वंदा की बात करते हैं, ठीक है, तो ये G20 समूह के सहयोग की प्रकृति और रूप पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता के ऊपर बात करते हैं। वैश्विक भलाई के लिए जो भी इनका बेनिफिट हो पाता है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ। तो G20 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल द मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, तो जो भी आपके इकोनॉमिक इश्यूज हो पाते हैं उसके ऊपर काम करने की काफी हद तक जरूरत है। और रोल के ऊपर क्यों बात करें, क्योंकि ये सारी कंट्रीज मिल करके आपस में एक ज्वाइंट रोल प्ले कर रही हैं उनको आगे लेकर के जाने के लिए। ठीक है, तो नीड क्या है, हमने ये तो बात की कि G20 2025 का कहाँ होगा। G20 से पहले हमने G7 के ऊपर बात की, हमने इसके नीड फीचर्स के ऊपर बात की। अब हम ये भी जानेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि G20 जैसे कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, ताकि एक फ्रेश लुक दे पाए ना। जो G20 की कॉपरेशन है, उनके जो इश्यूज हैं, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो आज भी पिछले 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 सालों से यूक्रेन का इशू चल रहा है। और यूक्रेन के इशू के चलते के साथ साथ जो राइवलरी है, भाई कोई भी देश में जब वॉर होगा, बैटल होगा, तो ऐसा तो है नहीं ना कि उसका फायदा होगा। लेकिन हम उसको एक कंट्री से नहीं आंक सकते हैं। अगर किसी देश में कोई वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो इसमें सिर्फ एक देश का नुकसान नहीं हो रहा है, वो सारी वैश्विक कंट्रीज काम कर रही हैं, या वैश्विक जो है आपदाएं कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो ही रही हैं, और उनका जो फाइनेंशियल एक सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पैक्ट होता है। तो एक्सपेंड क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ट्रेड एंड वैल्यूज को, चेंज को, डोमिनेट बाय द US एंड चाइना एंड रिलकेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक अ साइड्स इन द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, है ना, जिसको नीड टू कंसिडरेशन की हम बात करते हैं, कि हम नहीं चाहते कि किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके कोई राइवलरी जो है वो इंक्रीज हो, वो बढ़े, एक्सपैंड हो, कोई ट्रेड इश्यूज आए, कोई डोमिनेंसी जैसी चीजें क्रिएट हो। क्योंकि ये टर्म्स इस तरीके की है कि जितना ज्यादा ये डोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका नुकसान यहाँ पर होगा। तो प्राइमरीली रोल क्या है यहाँ पर, प्राइमरीली रोल है कि ग्लोबल, जो हम ग्लोब की बात करते हैं, पूरे वैश्विक जगत की बात करते हैं, वहां पर इकोनॉमी से लेकर के, फाइनेंस से लेकर के, यूथ से लेकर के, ठीक है, हर एक चीज को हम वेलबींग की तरफ लेकर के जाएं। बैटल जैसी चीजें, वॉर जैसी चीजें, रावलरी जैसी चीजें, या इकोनॉमिक सेटबैक जैसी चीजों से हम टर्मोलॉजी से खुद को दूर रखते हुए सिर्फ विकास के ऊपर फोकस करें। ठीक है, हिंदी में मैंने पढ़ दिया है, इंग्लिश में देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विविधताकरण। आज का जो समय है 2025 की अगर हम बात करते हैं, ये पिक्चर देखिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2023 की मैंने लगा दी है शायद, है ना, गलती से। ठीक है, इनका नाम बता सकते हैं हम कमेंट करके, आ तो गया ही है। कई बार आपसे ये क्रम में लगाने के लिए पूछ लेते हैं कि यहाँ पर 2023, 24 और 25 में कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया था। तो 24 का मैंने आपसे पूछा है, 23 का ये इमेज देख के आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, जिसका थीम तब था यहाँ पर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर हमने थीम की 2025 में बात की है कि हम किसी भी तरीके के सेटबैक से वापस निकलना चाहते हैं, इकोनॉमिक जो सेटबैक है उनसे वापस निकलने का हमारा इस बार का
एजेंडा रहेगा। तो विज्ञान और अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, देखिए 2025 में किसी भी चीज की जो कल्पना है एआई के जमाने में, आप साइंस और आईटी के बिना, है ना, या टेक्नोलॉजी के बिना नहीं कर सकते। तो वैश्विक एजेंडा निवेश की ओर झुका हुआ है, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है, वो प्रॉफिट की तरफ से हो, वो आप लॉस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट से हमेशा प्रॉफिट की उम्मीद करें ये भी जरूरी नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट से हमेशा लॉस की उम्मीद करें ये भी जरूरी नहीं है। तो बीच का रास्ता कोई नहीं है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक्सप्लोर कर सके। जब किसी चीज के ऊपर आप पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि आप किसी भी चीज का जो एक्सप्लोरेशन है उसको पूरी तरीके से ले नहीं पाएंगे, उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो स्थायी रूप से शहरीकृत तरीके से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, दोनों के जवाब के रूप में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और नई फसल किस्मों की शुरुआत की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, हम यहाँ पर खपत की बात करते हैं, हम नवीकरणीय की बात करते हैं, जो हमारे नए नए सोर्सेज हैं, जीवन शैली में क्या बदलाव हुए हैं, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे काम कर रहा है, पूरक लक्ष्यों के रूप में सामाजिक लाभ कितना हुआ है, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, हमारे आदान प्रदान कितने ज्यादा हैं रोजगार में और पर्यावरण में, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो साइंस को जोड़ करके देखेंगे बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट से, और इन्वायरमेंट को जोड़ करके बिल्कुल हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से देखेंगे, जहां पर आप नई चीजों की शुरुआत कर सकते हैं दोनों को आपस में जोड़ करके। ठीक है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन तो है, आप किसी भी इकोनॉमी को या वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर के आगे तभी बढ़ सकते हैं अगर आपका फाइनेंस अच्छा है, यूथ अच्छा है, आपका साइंस टेक्नोलॉजी अच्छा है, और उस यूथ में कितने एजुकेटेड लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको आरटी 2009 से जोड़ करके देखूं तो हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक बच्चे की शिक्षा जरूरी है, ताकि चाहे 0 से ही सही, चाहे 1 से ही सही, हम उसके पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर पाए। द ग्लोबल एजेंडा इज टाइटल टूवर्ड इन्वेस्टमेंट, while science and technology can be the driving force for economic diversification as the world sustainability urbanized, शहरीकरण की जहां पर बात हो रही है, हाइड्रोजन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, बोथ ह्यूमन वेलबींग एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करें, क्लाइमेट चेंज ये जो आपका सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा कंसर्निंग पार्ट है, तो ध्यान में रखिएगा। क्रॉप वैरायटीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, डिकार्बोनाइजिंग की प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है, और कंज्यूम कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, सोर्सेज को, कि जितना ज्यादा हम चाहते हैं उतना ज्यादा हम एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर बात करेंगे, प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस के ऊपर बात करेंगे, जहां पर आप इन्वायरमेंट चेंज के साथ साथ डेवलपमेंट गोल्स जो आपके डेवलपिंग सोशल बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर हम बात करें। कंटेम्प्रेरी जो एक फेज चलता आ रहा है उनको चेंज करके इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस के ऊपर बात करने की बात कही गई है। ठीक है, डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना, ठीक है, एक होता है किसी चीज का यूज करना, एक होता है मिस यूज करना। एआई के जमाने में आपने दीपशिखा के बारे में बहुत बार सुना होगा, ठीक है, किस तरीके से आप मिस यूज कर रहे हैं चीजों का, लेकिन किसी चीज की क्षमता जो है उसका उस लेवल तक दोहन करना, जो हम रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके पानी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, हम बार बार कह रहे हैं कि उसको सेव इन्वायरमेंट की बात करते हैं, सेव वाटर की बात कर रहे हैं, सेव रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि जो भी चीजें हमारे सामने हैं उसको काफी हद तक साथ में लेकर के आगे जाएं, और जो भी उसका दोहन हो रहा है उसकी क्षमता को काफी हद तक रोका जा सके। तो डिजिटल जो सूचना है, यहाँ पर आईटी की जो हम बात करते हैं, रेजोल्यूशन की जो बात की जाती है, और सार्वभौमिक सेवा के ऊपर जो हम बात करते हैं, उसको परिभाषित करने के लिए कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिविटी कैसे लेकर के आएंगे? जब तक आप टैपिंग नहीं करेंगे किसी चीज को लेकर के, जो भी आप चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास आपके जीडीपी ग्रोथ में, चाहे इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करते हैं, कितने भी आप कम कर लें, उसका आउटकम कुछ निकल करके सामने नहीं आएगा। तो इस डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए, उसके दोहन को रोकने के लिए G20 कंट्रीज भी कंसर्न है। वही जो मैंने शुरू में कहा कि इकोनॉमी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इकोनॉमी सिर्फ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है आपके फाइनेंशियल पार्ट से। इकोनॉमी बहुत हद तक बहुत सारी चीजों के ऊपर वेरी करती है,
कि आपकी कंट्री में फाइनेंशियल रेट क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, यूथ क्या है, एजुकेशन में लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है, फॉर द ग्लोबल सोसाइटी टू रीप द फ्रूट्स, है ना, द न्यू सेट ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर मस्ट बी ऑफर्ड बाय द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज डिलीवर ऑप्शंस एंड गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के उसी से जोड़ रहे हैं कि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, स्थिर विकास नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम क्या कह रहे हैं, आपने कॉज और रेशियो सुना होगा, आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस शायद इससे पहली बार न सुना हो, इससे पहले नहीं सुना हो। सॉफ्टवेयर मस्ट बी ऑफर्ड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब है कि सब तक पहुंचाई जा सके। अब फोन में या मोबाइल फोन में आपका डेटा इतना भी महंगा ना हो जाए कि देश के कोने में बैठा हुआ जो नवयुवक है उसको भी उपयोग ना कर सके, है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जहां पर हम हर किसी को सर्विसेज देने की बात करते हैं, कम पैसे में मैक्सिमम सर्विस, क्वालिटी सर्विसेज के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल जैसे हम आरटी को लेकर के बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि हर एक जो है बच्चे तक एजुकेशन को इंश्योर करने की बात करते हैं। ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर है, फोकस क्वालिटी के ऊपर है, माफ कीजिए क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, क्वालिटी के ऊपर है कि कितना ज्यादा आप क्वालिटी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, रादर यहाँ पर बेहतर तरीके से आप कितनी सर्विसेज को गुड गवर्नेंस में दे रहे हैं, जहां पर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छे पुलिस स्टेशन है, अच्छी जस्टिस है, वहां पर हम गुड गवर्नेंस को जोड़ रहे हैं, अच्छे अस्पताल हैं, अच्छी सड़कें हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये किससे पॉसिबल हो पाएगा, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से, उसके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग की जो हम बात करते हैं, ठीक है, कॉपरेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, हिंदी में आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ पाएंगे। कह रहे हैं कि स्पेस इज द नेक्स्ट फ्रंटियर। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में हिंदुस्तान की कितनी बेहतर परफॉर्मेंस रही है, चंद्रयान 1, 2, 3 की अगर बात करते हैं, फ्रंटियर पे आकर के हिंदुस्तान ने एक अच्छा खासा रोल प्ले किया है। ठीक है, जहां पर हम यहाँ पर बात करते हैं चेंज रिलेटेड नेचर डिजास्टर्स को लेकर के, है ना, जहां पर हम बात करते हैं चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स को लेकर के, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जो प्रॉब्लम आपके सामने उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान में होगा कि बहुत हद तक उसका दोहन हो रहा है ना, एक्सप्लॉयटेशन शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले भी जो आप पढ़ते रहे हैं, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि एक्सप्लॉयटेशन या किसी चीज का दोहन मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम अगर आप सेव वाटर की बात कर रहे हैं, पर डजंट मीन कि आप वाटर को इतना ज्यादा वेस्ट कर दें कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो रिसोर्सेज है, उसके जो मैनेजमेंट्स हैं, उसको हम डिजास्टर्स की तरफ लेकर के चले जाएं। अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं, शहरों में पेड़ों को काटे जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बनाना, फ्लैट सिस्टम क्रिएट करना, और इनके ऊपर किस तरीके से जो लैंड इंफॉर्मेशन है, जो लैंड एक फाउंडेशन है, उसका किस तरीके से दोहन हो रहा है, उसके ऊपर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिंग एग्रीकल्चर यानी अडल्ट्रेशन एग्रीकल्चर की जो हम बात करते हैं, जो हम दूसरी भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक जो आपका कल्चर है उसके ऊपर बात करते हैं। एनालाइजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा विल रिक्वायर रीजनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ये कैसे हो पाएगा, आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी ज्यादा यहाँ पर एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है, कोलैबोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या साइंस है, क्या रिसर्च पेपर्स हैं, क्या मशीन लर्निंग हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, या अगर काम कर रही है तो क्या सही तरीके से काम कर रही है, क्या उसके अलग अलग सोर्सेज हैं, उसके क्या क्या अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अगर सोर्सेज हैं रिसोर्सेज हैं तो दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जियोस्पेटियल डेटा कैसे काम करते हैं, एंड लो कॉस्ट यहाँ पर जो जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन हैं उनकी फैसिलिटीज में सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल आउटकम है या रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या फुलफिल हो रही हैं, अगर फुलफिल हो रही हैं तो कितना ज्यादा डेटा इसके ऊपर काम कर रहा है, और डेटा काम करने के साथ साथ कितनी प्रोडक्टिविटी निकल के बाहर आ रही है, क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। हम एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर में जितने भी सोर्सेज या रिसोर्सेज के ऊपर काम किया जा रहा है उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, या हम अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात भी कर रहे हैं तो कितना ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को हम यहाँ पर ध्यान में रखकर काम करते हुए देख रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सहयोग भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने शुरू में बात की, कोविड-19 का दौर आप सबको ध्यान में है, और पहली बार हमें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की मौजूदगी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हैं, हमने चाइना को भी देखा, हमने इंडिया को भी देखा, हमने रशिया को भी देखा, किस तरीके से एक जो छोटी सी आपदा है वो बड़ा रूप लेती है और किस तरीके से चीजों को धीरे धीरे अंडर एस्टिमेट करके चीजों को खत्म करती है। तो आईटीज में और टेक्नोलॉजी में दोनों चीजें काम करती हैं, बशर्ते आप उन चीजों को किस तरीके से कोऑपरेटिव तरीके से लेकर के आगे जाते हैं। ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का रेशियो क्या है और हॉस्पिटल्स का इंफ्रा क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंफ्रा तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उस इंफ्रा में आप डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं करते हैं। उन इंफ्राज में वो कितने भी ज्यादा चीजें साथ में काम करती हैं, लेकिन अगर सोर्सेज ही नहीं है ना, आप डॉक्टर्स को, इंफ्रास को, हॉस्पिटल्स को बना के क्या करेंगे अगर आपकी पूरी तरीके से चीजें यहाँ पर काम नहीं करती हैं। कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोविड-19 में हमें रियलाइज भी हुआ और वो फेलियर भी हुई। मेजर ग्लोबल अगर चेंजेस की बात करें तो वो फेलियर भी हुआ, कोलैबोरेट भी हुई, फेलियर भी हुआ। हमने नई साइंस को भी सीखा, नई टेक्नोलॉजी को भी हम लेकर के बाहर आए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हमने यहाँ पर काम की। अगर दूसरी शब्दों में कहें तो आपने शिफ्ट किया किस तरीके से ऑफलाइन एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। ठीक है, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से बचाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्पर्धा वहां होती है जहां पर क्लैशेस होते हैं, जहां पर आप कोलैबोरेट करने के लिए तैयार नहीं है, कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो विकास के लिए प्राथमिकता को ओवरराइडर करना रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से बचने का सुझाव देता है। और इस क्षेत्र के देश में 1971 से लेकर के हम बिल्कुल यूएनसीजीए जो घोषणा पत्र निर्माण की हम बात करते हैं, ठीक है, उसके डिजिग्नेटिंग के लिए इंडियन ओशियन एज अ जोन ऑफ परपेचुअल पीस एंड नॉन एक्सपेंशन इनटू द एरिया ऑफ लाइब्रेरीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। जो हमने बिल्कुल ये नहीं है कि भाई अगर हिंद महासागर है तो उसमें आप किसी भी तरीके से घुसपैठ करेंगे, उनसे भी तो पार पाना है ना। सिर्फ लड़ाई यहाँ पर धरती पे थोड़ी ना है, पानी के अंदर, पानी के ऊपर, धरती के ऊपर, आसमान में। ठीक है, हर तरीके से आपको खुद को सेव करने की जरूरत है। जहां पर G20 कंट्रीज ये सहयोग दे रही हैं कि किसी भी तरीके का अगर राइवलरी होता है, कन्फ्रंट से अगर चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, तो ये एकजुट होकर उसके लिए काम करेंगे। काम करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई लड़ लेंगे उनसे। काम करने से बिल्कुल ये मतलब है कि उनको एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। जैसे यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं, साउथ कोरिया की बात करते हैं, जहां पर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, तो बीच का रास्ता निकाल करके एक बीच का एक यहाँ पर मध्यम मार्ग निकालना है, जिसमें कि रह करके, रुक करके आप हर एक देश के बेटरमेंट के बारे में सोच सकें, ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें, ग्लोबल फैसिलिटीज के बारे में सोच सकें। ठीक है, तो 2011 में G20 द्वारा विचार किए गए वैश्विक वित्तीय लेन देन कर को कम से कम विकसित देशों के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड से भुगतान करने के लिए पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ठीक है, रिवाइवल ऑफ अ ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जहां पर एटलीस्ट कंट्रीज जो हैं न सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाए बल्कि उस हर तरीके के मुद्दे के ऊपर काम कर पाए, जो कि आज डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज का अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। निष्कर्ष क्या है, आउटकम क्या है। इंडिया की प्रेसिडेंसी की अगर बात करते हैं तो G20 उनके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, जहां पर आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को, अपने रिलेटिव्स को, चीजों को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका मल्टीलिटरलिज्म इन्वायरमेंट है ना, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हर रोज कुछ नया नया सीख रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज से कुछ बेहतर सीख रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे को देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑफ द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। अगेन पीछे जाएंगे तो आप स्लाइड में देख पाएंगे, यहां पर इसको पॉज करके कि कौन कौन से कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो अर्जेंटीना, मैक्सिमो, साउथ अफ्रीका, टर्की, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। और ये है आपका 163 रुपीज का। ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म फी पे करना है आपको। बीट द कंपटीशन करेंगे डाउनलोड आप प्ले स्टोर से और अटेम्प्ट कर पाएंगे मॉक टेस्ट और साथ में फ्री टेस्ट और आईसीटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट, सारे के सारे पीडीएफ, टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी सेक्शन, सब कुछ अवेलेबल है आपको मात्र 163 रुपीज में। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवरीवन। ये जरूरी लिंक्स है यूट्यूब का, टेलीग्राम का, जहां पे जाकर के आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और बेहतर तरीके से देख पाएंगे और अपने प्रोडक्टिविटी के लिए टेलीग्राम को देखेंगे।
कोशिश कीजिए कंटेंट वीडियोस को देखने का, जहां पर आप बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएं। Any comment, any suggestion, don't forget to mention in the comment box, everyone. This is all about this session. Thank you so much for being with me, and I will surely leave you with particular slide जहां पर आपको जरूरी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी। G20 कब, कहाँ, किस देश में हुआ, सिग्निफिकेंस और थीम क्या था, सवाल बनेगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। नेक्स्ट सेशन में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ बने रहिए, बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।